डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं सारे? प्लीज़ करें शुरू। ये इधर दरवाज़ा इधर क्या इधर इधर। ये कल मैंने थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया था कि आपके सिलेबस के हवाले से अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग बिजनेसेस भी होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस भी होते हैं। तो हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग में, इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में सारी डिस्कशन है वो वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हवाले से ही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा अगर हम अपना कुछ प्रीवियस जो आइडिया है वो रिवाइज कर लें ज़रा। तो आप लोग सबसे पहले ज़रा एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ज़रा काइंडली जहन में लाएं ज़रा। और जो हमें पता है फ़िलहाल हम उसी की बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी, एबीसी लिमिटेड, सबसे पहले उसका नाम आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, फॉर द ईयर एंडेड है। जो भी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून वगैरह। देन अगर थोड़ा सा फॉर्मेट सोचा जाए तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेल्स। सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स की एक वर्किंग करते हैं, वो डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के इसी पेज पे एक हेडिंग सॉर्ट ऑफ बना के भी, लेकिन जस्ट समराइज रखने के लिए मैं ज़रा साइड पे वर्किंग कर रहा हूँ जी। कॉस्ट ऑफ सेल की अगर वर्किंग की जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, प्लस परचेजेस। डेफिनेटली अगर कोई रिटर्न्स है तो परचेज में से रिटर्न्स लेस हो जाएंगे। जो कैरेज इनवर्ड्स है तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं वो लिख नहीं रहा, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, जस्ट टू रिमाइंड। देन उसके बाद फिर अगर परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें तो फिर आपके पास एक कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ मैं नोट बना रहा हूँ। तो इस कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर को फिर हम सेल्स में से अगर लेस कर दें तो प्लीज़ क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, प्लीज़ आगे सोचें। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम की हेडिंग होती है। दो तीन अदर इनकम्स की एग्जांपल सोच लें। फॉर एग्जांपल रेंट इनकम, कमीशन इनकम। अदर इनकम का वैसे मतलब होता है कि कोई भी इनकम अदर देन जो नॉर्मल सेल इनकम है, जो आपका बिजनेस है, जो आप गुड्स बना के बेच रहे हैं, बना के या ख़रीद के बेच रहे हैं, उसके अलावा अगर बिज़नेस में कोई भी इनकम होगी अदर देन द सेल इनकम तो वो फिर अदर इनकम है। इस तरह को गेन ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल हो सकता है। ठीक है, गेन सॉरी अदर इनकम में तो गेन आएगा, अगर लॉस है तो वो एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। इसी तरह कोई डिविडेंड इनकम है, ठीक है, तो एक्सेट्रा। तो अदर इनकम ग्रॉस प्रॉफिट में ऑब्वियसली ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, बिजनेस में जो चीज़ें बेचने पे खर्चे हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, बिजनेस को रन करने के जो एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं, सब टाइप जिसका सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो सकता है। मसलन अदर इनकम के फ़ौरन बाद एडमिन एक्सपेंसेस, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस। शायद एक आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी वर्ड सुना हो, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ब्रेकअप करके आप सेलिंग एडमिन में लिख रहे होंगे। ये मैं आपकी प्रीवियस स्टडीज़ के हवाले से ज़रा थोड़ा सा आपको याद दहानी करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट, इस तरह भी वर्ड लिख लिया जाए। डेफिनेटली ये एक्सपेंसेस हैं, माइनस करेंगे आप। फाइनेंस कॉस्ट मींस जो बैंक से रिलेटेड आपकी कॉस्ट है, लाइक अगर बैंक से लोन लिया हो तो उसके इंटरेस्ट की बात हो रही है, कोई बैंक चार्जेस वगैरह है तो फाइनेंस कॉस्ट। कोई अगर और एक्सपेंस रह जाए तो अदर एक्सपेंसेस की हेडिंग भी हो सकती है। लेकिन चलें अगर यहीं तक बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड हो जाएगी, सेलिंग एडमिन फाइनेंस कॉस्ट लेस होके जो फिगर आएगी वो फिर नेट प्रॉफिट होता है। डेफिनेटली फिर अगर FA1 में थोड़ा सा आइडिया शायद आपको हुआ हो कि अगर टैक्स इन्वॉल्व है, कोई कंपनी है जिसका टैक्स भी है प्रॉफिट्स पे, तो फिर ये जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाएगा।
फिर इसमें से टैक्स एक्सपेंस लेस होके फिर फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ठीक है जी, मैंने जस्ट एक आई होप याद दहानी आपको कुछ एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से करवाइए। एनी कन्फ्यूजन जी प्लीज़। चलें फिर आगे। ये तो मैंने आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ऐसे बिजनेस में बनाई है जिससे हम नॉर्मली भी फेमिलियर हैं, विच मीन्स हम जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं तो हम परचेजेस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स का मीनिंग असल में ये है वो जो चीज़ें हमने बेची हैं उनकी कॉस्ट क्या आई है। लाइक सेल्स का मतलब होता है, ये जो सेल्स सबसे ऊपर वर्ड आया इसका मतलब है जो चीज़ें हमने बेची हैं उनकी सेल प्राइस क्या है, और कॉस्ट ऑफ सेल मीन्स जो चीज़ें बेची गई हैं उनकी कॉस्ट क्या है। ऑब्वियसली जब भी आपको चीज़ ख़रीद के बेचेंगे, बिजनेस हो रहा है, तो आप उस कॉस्ट में जो आइटम आपने ख़रीदी है प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे होंगे। तो सेल्स मीन्स जो चीज़ें बेची हैं उनकी सेल प्राइस क्या है, और कॉस्ट ऑफ सेल मीन्स जो चीज़ें बेची गई हैं उनकी कॉस्ट क्या आई थी। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ की कोई चीज़ आपने ख़रीदी थी और 150 की बेच दी है तो 150 इज़ सेल प्राइस या सेल की अमाउंट है, और 100 जो थी वो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल है, जिसका मतलब फिर ये हुआ कि आपका जो 50 है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, और फिर बाकी फिगर्स जो बिजनेस में हैं, जो अदर इनकम्स हैं और जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करके फिर नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब हम इस डिस्कशन को जो मैंने आपके सामने थोड़ी सी लिखी है अपनी ज़रा फर्स्ट मेन डिस्कशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से उस तरफ लेके चलते हैं। दैट इज़ कि आज मैं इंशाल्लाह आपको आइडिया दूंगा कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या बेसिक डिफरेंस है एक ट्रेडिंग बिजनेस से। तो मैंने ये जो अभी आपके सामने पहले लिखा है ये सारा एक ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से मेरा ख्याल है, ज़रा थोड़ा सा आप भी ज़रा नोट कर लें इसे, फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है प्लीज़ लगा लें 1-2 मिनट में, ज़रा लिख के ज़रा मुझे फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये मुझे ना थोड़ा सा फैन। स्लो रखते हैं जी बेटा, प्लीज़ जो लिख लेंगे तो काइंडली मुझे बताना, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी अब कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज़, अगर कोई लिख रहा तो काइंडली बता दो। चलें फिर आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। ये बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस में बेसिक डिफरेंस। ट्रेडिंग बिजनेस जिस तरह कल भी बात हो रही थी, अगर कोई बिजनेस है जो चीज़ें पहले ख़रीदता है और फिर उनको एज इट इज़ बेच देता है, ख़रीद के बेच रहा है तो ट्रेडिंग है, और अगर ख़रीदने के बाद उनको चेंज कर रहा है किसी और फॉर्म में, तो बना के चीज़ें अगर बेच रहा है तो ऐसा फिर बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हवाले से अगर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर लें
तो कल भी कुछ एक दो वर्ड्स मैंने आपको बताया था, तो पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ज़रा समझ लेते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस सिंपली जस्ट टू रिमाइंड, चीज़ें ख़रीद के बेची जा रही होती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चीज़ें बना के बेची जा रही होती हैं। तो सबसे पहले अगर सोचा जाए तो चीज़ों को बनाने के लिए, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक फैक्ट्री बनाने की भी ज़रूरत होगी। जस्ट लाइक ट्रेडिंग बिजनेस, एक ऑफिस तो होगा जहाँ बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, सेलिंग डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ चीज़ें बेचने के खर्चे होंगे, तो कैरेज आउटवर्ड्स है, कोई कमीशन वगैरह, वो तो सारे खर्चे जैसा ट्रेडिंग बिजनेस में है, एडमन सेलिंग, वो तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होंगे। लेकिन इन एडिशन टू द सेलिंग एंड एडमन एक्सपेंसेस, चीज़ों को बनाने के भी खर्चे आएंगे, और चीज़ों को बनाने के लिए फिर अगर ज़रा थोड़ा सा विजुलाइज़ किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमें एक फैक्ट्री का एरिया चाहिए होगा जहाँ पे हमने गुड्स मैन्युफैक्चर करनी है। लेट्स अज्यूम कोई एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसमें कल वाली एग्जांपल ले लेते हैं, ज़रा आसान है समझने के लिए। हम चाह रहे हैं कि हम सपोज शर्ट्स बना के बेचें, शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना हम चाह रहे हैं। तो शर्ट्स बनाने के लिए फिर हमें क्लॉथ चाहिए डेफिनेटली, फिर उसके साथ हमें थ्रेड वगैरह भी चाहिए, कुछ अदर आइटम्स भी रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन अगर मेन चीज़ों पर फोकस किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, लेट्स अज्यूम कि हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिसमें हमने शर्ट्स बना के सेल करनी है। तो शर्ट्स बनाने के लिए हमें क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा। फिर ज़रा थोड़ा सा अगर और विजुलाइज़ करें, हमें कुछ मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी जहाँ स्टिचिंग हो रही होगी, कोई प्रोडक्शन हॉल होगा, एक अच्छे अगर रीजनेबल साइज़ का कोई इनिशियली बिजनेस अगर से जहन में रखा जाए, एक डिपार्टमेंट है जिसमें हॉल है, जिसमें मशीनें लगी हुई हैं, एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, क्लॉथ और शर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम हम इस बिज़नेस को ज़रा जहन में रख के अपनी ज़रा डिस्कशन करते हैं। तो अगर इसको क्लॉथ से शर्ट्स को बनाने की हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो एक फैक्ट्री प्रेमिसेस सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ज़रा फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से एरियाज़ होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, उसका ज़रा थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ ताकि हमें बात समझने में ज़रा आसानी रहे। तो लेट्स विजुलाइज़ कि आपकी फैक्ट्री है, और जस्ट फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि हम शर्ट्स बनाना चाह रहे हैं। तो लेट्स विजुलाइज़ कि फैक्ट्री की कुछ स्पेस है। ठीक है, तो अगर हम अकाउंट एज एन अकाउंटेंट इस चीज़ को ज़रा सोचें, तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल ये फैक्ट्री हमने अपने अपनी ही लैंड पे बनाई है तो एक लैंड होगी, उसके ऊपर फिर हम बिल्डिंग मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हुई होगी, फिर बिल्डिंग में कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। अब उसका मैं ज़रा आपको आइडिया देने लगा हूँ। तो लेट्स अज्यूम ये जो मैंने आपके सामने एक स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगल से बनाई है, दिस इज़ अ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो इसमें सबसे पहले, अच्छा ये डेफिनेटली आप बना लीजिएगा, लेकिन पहले ज़रा अगर थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूँ, बाद में समझा दूँ। इसमें सबसे पहले एक रॉ मटेरियल स्टोर रूम बनाया जाता है, रॉ मटेरियल स्टोर रूम। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, ये मैंने कल आपके सामने थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश की थी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज़ आपने बेचनी है उसको तो कहते हैं फिनिश गुड्स। तो मेरी इस एग्जांपल में जो ऊपर मैं लिख रहा था, शर्ट्स तो फिनिश गुड्स हैं। जो चीज़ आपने बनानी है सेल करने के लिए उसे कहते हैं फिनिश गुड्स, और जिस चीज़ से उस उन फिनिश गुड्स को बनाना है उसे फिर रॉ मटेरियल कहते हैं। तो हमारे इस केस में ये जो क्लॉथ है ये फिर रॉ मटेरियल है। तो फैक्ट्रीज जो हैं उसमें वो नॉर्मली ज़रा रिमोट एरियाज़ में होती हैं। रिमोट एरियाज़ का मतलब शहरों से थोड़ा सा दूर होती हैं, स्पेस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। शहरों में तो स्पेस ज़रा महंगी बहुत ज़्यादा होती है, तो फैक्ट्रीज़ के लिए ज़रा अलहदा से शहरों से ज़रा दूर एक स्पेस ख़रीदी जाती है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि अब ये नहीं है कि जैसे जैसे हमने शेड बनानी हम साथ साथ क्लॉथ ख़रीदें। बल्क में इकट्ठा बहुत सारा क्लॉथ रॉ मटेरियल के तौर पे ख़रीदा जाएगा, लेकिन फिर वो साथ साथ इस्तेमाल होगा। तो इनिशियली कोई ना कोई एक स्पेस ऐसी होगी जिसमें आपने रॉ मटेरियल को टेम्परेरी तौर पे होल्ड किया होगा, ताकि जब तक उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ज़रूरत ना हो वहाँ पड़ा रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैक्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल स्टोर रूम बनाया जाता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते जाएँ तो इज़ इट पॉसिबल कि अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में कुछ रॉ मटेरियल स्टॉक पड़ा हो। अब एक फॉर एग्जांपल हम अकाउंटिंग पीरियड को अज्यूम कर लेते हैं 1 जुलाई 2025 से सपोज 30 जून 2026 पे हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होके क्लोज होना है। अब अनलेस फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 1 जुलाई, तो फिर तो डेफिनेटली ओपनिंग स्टॉक्स नहीं होंगे। लेकिन अगर सेकंड या सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर है
तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, फिर फर्दर परचेजेस भी हो सकती हैं, और डेफिनेटली पीरियड के एंड पे अगर सोचा जाए तो फिर कुछ रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी बच सकता है स्टोर रूम में। और साथ साथ फिर हो ही रहा होगा ड्यूरिंग द ईयर कि जो जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो फिर हम इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी उन मशीनों पे, जिन मशीनों पे शर्ट्स बन रही हैं। तो नेक्स्ट फिर एक डेफिनेटली एरिया ऐसा चाहिए होगा जहाँ प्रोडक्शन होनी है, तो उसको मैं एक ज़रा प्रोडक्शन हॉल कह रहा हूँ, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। अब ये मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन हॉल एक एरिया कह दिया है, लेकिन इसमें फर्दर सब डिवीजन्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक कटिंग डिपार्टमेंट है जहाँ क्लॉथ की कटिंग होनी है, फिर एक नेक्स्ट स्टिचिंग डिपार्टमेंट हो सकता है जहाँ क्लॉथ ने शर्ट्स में कन्वर्ट होना, फिर कुछ पैकिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो लेट्स अज्यूम बहरहाल फॉर अ सेक ऑफ इनिशियल डिस्कशन एक प्रोडक्शन हॉल है जहाँ पे रॉ मटेरियल मींस क्लॉथ ने आना है और फिर इस क्लॉथ ने शर्ट्स में कन्वर्ट होना है। वंस द शर्ट्स आर कंप्लीटेड इन द प्रोडक्शन हॉल, फिर आगे अगर सोचें तो एक फिनिश गुड्स का स्टोर रूम बनता है, होना चाहिए फैक्ट्रीज में। मीन्स से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन गई हैं उनको फिर वक्ती तौर पे जब तक ये शर्ट सेल ना हो जाए या कस्टमर को डिलीवर ना हो जाए, हमारे पास कोई स्पेस होनी चाहिए जहाँ टेम्परेरी तौर पे फिनिश गुड्स डिस्पैच होने से पहले हम रख सकें। ठीक है, तो फिनिश गुड्स स्टोर रूम अगर सोचा जाए तो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में भी पीरियड के स्टार्ट पे कुछ शर्ट्स ऐसी हो सकती हैं जो पिछले पीरियड में बन गई लेकिन पिछले पीरियड के एंड तक सेल नहीं हुई। तो ऐसी फिनिश गुड्स जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे होंगे उन्हें फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स कहेंगे। फर्दर मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स आ रही होंगी हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ड्यूरिंग द पीरियड, और फिर हो सकता है पीरियड एंड पे भी कुछ ऐसी शर्ट्स हों, ऐसी गुड्स हों जो मैन्युफैक्चर तो हो गई हैं लेकिन अभी सेल नहीं हुई हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक उसी तरह हो सकता है जिस तरह रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पॉसिबल है। और जैसे जैसे फिनिश गुड्स डिस्पैच हो रही होंगी तो फिर साथ ही हम कस्टमर को जब भेज रहे होंगे तो उसे हम सेल के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इन अदर वर्ड्स रॉ मटेरियल परचेज हो रहा होगा, रॉ मटेरियल फिर वर्किंग हो रही होगी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा होगा, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिर फिनिश गुड्स को सेल किया जा रहा होगा। यहाँ तक आई होप के कुछ समझ आपको आ गया है। एनी कन्फ्यूजन प्लीज? आई एम जस्ट ट्राइंग टू विजुलाइज अ फैक्ट्री इन फ्रंट ऑफ यू ताकि हम ज़रा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, बिजनेस को ज़रा सही तरह समझ सकें। यहाँ तक अगर काइंडली किसी का कोई क्वेश्चन है तो बात समझ आ रही है? अच्छा, रिस्पॉन्ड डेफिनेटली आइडियली तो ये है कि सब लोग मैक्सिमम रिस्पॉन्ड करें, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई कन्फ्यूजन हो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर क्लियर हो गया है और आप कुछ नहीं पूछ रहे तो फिर अंडरस्टूड बात है कि मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपको समझ आ गई है। देन ज़रा थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली ज़रा और आइडिया दे दूँ। आप में से अभी डेफिनेटली लोगों को फैक्ट्रीज़ का फिज़िकली कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ होगा। तो ये तो तीन मेन एरियाज तो फैक्ट्री में रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके अलावा फिर बहुत से कुछ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस वो सही तरह से चलाया जा सके। मसलन समटाइम्स क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स भी बनाए जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में डेफिनेटली आप कोई फिनिश गुड्स बननी नहीं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जिनका काम ये होगा कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस को सारा मॉनिटर कर रहे हो और ये चेक कर रहे हो कि चीज़ें जो हैं, जो हमारी गुड्स हैं वो एक सर्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड से कोई नीचे ना बन रही हो। अगर फॉर एग्जांपल साथ साथ मॉनिटरिंग नहीं हो रही होगी तो ये पॉसिबल है कि गुड्स बन गई हैं और बाद में अगर चेक की जा रही हैं तो पता चले कि वो गुड्स स्पेसिफिक क्वालिटी की नहीं है, ख़राब हो गई हैं, जिसकी वजह से फिर बिज़नेस को लॉस भी हो सकता है। तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि फैक्ट्रीज़ में कोई क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज़ हों जो जिनका काम ही हो कि प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंश्योर कर सकें। डेफिनेटली लेकिन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाएंगे तो उसमें भी एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उनकी भी सैलरी होगी, मींस कॉस्ट तो इनकर होगी, लेकिन ये डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा होगा। इसी तरह फिर अगर थोड़ी सी बड़े स्केल की फैक्ट्रीज़ की तरफ चले जाएँ तो उसमें रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। इसका काम ये होगा कि अगर कभी कोई मशीनें चल रही हैं और मशीन में कोई ब्रेक डाउन हो गया है तो रादर देन के उस वक्त कोई ढूंढने पर्सन जो मशीन को आके ठीक करे, अगर अगर अपनी ही रिपेयर मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट होगा तो वो ज़रा टाइम कम वेस्ट होने, टाइम की वेस्टेज से हम बच जाएंगे और ज़रा प्रोडक्शन प्रोसेस ज़रा स्मूथली रन हो सकता है, मींस टाइमली बेसिस पे रिपेयर मेंटेनेंस। अब डेफिनेटली अगर बिजनेस छोटा है तो फिर ये रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बना के
ऐसे ही कॉस्ट वेस्ट नहीं की जा रही होगी, लेकिन अगर मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा, बिजनेस में इसकी रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी सम टाइम बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है जिसमें एम्प्लॉयज़ को ज़रा इंजरी का ख़तरा हो, तो उसमें फिर एक फैक्ट्रीज़ में ही, अब मैंने अभी आपको बताया फैक्ट्रीज़ नॉर्मली ज़रा रिमोट एरियाज़ में होती हैं, तो फिर अपनी ही कोई एक डिस्पेंसरी टाइप भी समटाइम्स फैक्ट्रीज़ में ही बनाई जाती है। ठीक है, डिस्पेंसरी कहना। इसी तरह एम्प्लॉयज़ हो, तो एम्प्लॉयज़ के लिए समटाइम्स खाने के हवाले से कैंटीन वगैरह का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारे अब जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये इन्होंने यहाँ को डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं होनी है, लेकिन दीज आर डिपार्टमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द फैक्ट्री, ताकि सही तरह से प्रोडक्शन हो सके। और डेफिनेटली फिर समटाइम्स एम्प्लॉयज़ हैं, नमाज का टाइम भी होता है, तो मस्जिद वगैरह का भी एक कॉन्सेप्ट फैक्ट्रीज़ में होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक फैक्ट्री प्रेमिसेस आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें डेफिनेटली और भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इनिशियली जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपको ज़रा थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, अच्छा ट्रेडिंग बिजनेस ऑब्वियसली बट अगर है तो उसमें देर इज़ नो नीड ऑफ एनी फैक्ट्री। फैक्ट्री की तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आपने कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए बेचनी है। इन अदर वर्ड्स, इस सारी फैक्ट्री का मकसद, इसमें जो भी हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, उसका मकसद ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सही तरह से कंप्लीट हो सके और हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना के फिर अल्टीमेटली सेल कर सकें। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर है तो वो पूछ लें, और अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि इस डायग्राम से हम अगले भी कुछ जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हमें वहाँ भी हेल्प हो जाएगी, तो ये ज़रा बना भी लीजिएगा आप। अगर किसी को बात समझ नहीं आई है तो वो भी ज़रूर डिस्कस कर लें। ये कैफ 3 और कैफ 5 कौन से हैं? ये मुबीन ज़रा कैफ 3 ज़रा बताना कौन सा। जी उस्मान, जो अभी आप बात करें वो तो मैं अभी डिस्कस करता हूँ नहीं सारा, वो सारा तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि इसकी कॉस्ट कैसे इकट्ठी करेंगे। मैंने तो अभी सिर्फ आपको एक आइडिया दे दिया। जी उमर, जो आपने मेरे से बात की है ये तो मेरा ख्याल टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आप बात कर रहे हैं, तो की वजह से क्या इस सब का टेस्टिंग डिफ़िकल्टी लेवल कैफ 3 और कैफ 5 जो मुझे बताया जा रहा है वो। ये ज़रा एक मिनट आइए। जी बेटा, जब अभी सिलेबस स्टार्ट तो हो जाएगी, मतलब कब तक ख़त्म हो जाए, बहुत ही मेच्योर क्वेश्चन। जब जब इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तब ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म थोड़ी करना है, अगर ख़त्म करना है तो मैं भी कर देता हूँ, ये तो सही तरह पढ़ना है। ये कैफ 3 कौन सा डाटा, और कैफ 5? ये बेटा डाटा और कैफ 3 जो उमर आप कह रहे हैं, ये तो और चीज़ है। कैफ 5 जो है बैग, ये बिल्कुल और चीज़ है। तो इनका टेस्टिंग लेवल इंक्रीज, मैं आपकी बात शायद नहीं समझा, आप क्या कहना चाह रहे हैं।
जी टेस्ट, अच्छा वो शायद आप उस हवाले से आई कैप के हवाले से पूछ रहे हैं, तो इसमें कोई वो टेस्टिंग लेवल इंक्रीज वाली बहस नहीं, वो तो सारा एज इट इज़ ही है। डाटा का वैसे मुझे आइडिया नहीं है, डाटा का सिलेबस तो नहीं चेंज हुआ? डाटा का हुआ है? हाँ जी, डाटा का वो कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, वो कुछ डिलीट हुआ, तो ये ज़रा स्पेसिफिकली पर रेलिवेंट सब टीचर से ही पूछ लीजिएगा, लेकिन मैक में तो कोई चेंज नहीं है, मैक का तो एज इट इज़ ही है। जी उमर, ये तो मेरा ख्याल ऐसे ही आप परेशान हो रहे हैं, इसमें कोई पुरानी और इस तरह की नहीं, वो एज इट इज़ सिलेबस है। जो पहले सिलेबस था पुरानी स्कीम में, वो एज इट इज़ नहीं, नहीं नए सिलेबस में आ गया, तो उसमें कोई वो चेंज नहीं। ये राशिद, अब यार ये एक्स्ट्रा क्लास कौन से दिन होगी यार? जिस दिन होगी बेटा प्लीज़ बता दूंगा यार, ये किस तरह की अचानक बातें आपके जहन में आ जाती हैं। जिस दिन इंशाल्लाह कोई अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी तो पहले आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है प्लीज़। ये सब लोगों ने नोट कर लिया जो मेन चीज़ आपसे सामने लिखी हुई है? बाकी बातें तो हो रही हैं, लेकिन ये नोट हो गया जो लिखा हुआ है सामने? तो लिख तो नहीं रहा प्लीज़ अब? ये एक मिनट में। क्वेश्चन आता है अगर, प्लीज़ लिख तो नहीं रहा इसे? जी आज ये दो तीन ज़रा टर्म्स और मैं आपके सामने ज़रा लिख दूँ, उसके बाद फिर हमने एक स्टेटमेंट बनानी है। जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हवाले से बेटा अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। जस्ट एक मिनट में बात ज़रा पूरी कर लूँ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह के स्टॉक्स पॉसिबल हैं, दो की तो मैंने बात अभी कर दी थी। नंबर एक, रॉ मटेरियल स्टॉक। पीरियड के स्टार्ट पे होगा तो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, पीरियड के एंड पे है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देन फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। फिनिश गुड्स स्टोर रूम में पीरियड के स्टार्ट पे भी कुछ चीज़ें अनसोल्ड पड़ी हो सकती हैं जो पिछले पीरियड में बना ली लेकिन सेल नहीं हुई। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी पॉसिबल है, चीज़ें इस पीरियड में मैन्युफैक्चर हो गई लेकिन अभी सारी सेल नहीं हुई। लेकिन एक थर्ड टाइप ऑफ स्टॉक भी समटाइम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में हो सकता है, उसे कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का मतलब होता है सेमी फिनिश गुड्स आप कह लें। आप कंसंट्रेट प्लीज़ कीजिएगा। सेमी फिनिश गुड्स मतलब इसका ये हुआ कि एक सेकंड ज़रा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज़रा जहन में लाएं जो मैन्युफैक्चरिंग में बनाया था। अब ये सारा जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हम जब डिस्कस करते हैं तो ये पीरियड के स्टार्ट और एंड की बहस हो रही होती है। तो ज़रा थोड़ा सा ज़रा विजुलाइज करें, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसमें प्रोडक्शन हो रही है। क्या ये पॉसिबल है कि पिछले पीरियड के एंड पे कुछ गुड्स बन रही हों लेकिन अभी वो कंप्लीट ना हुई हो और पीरियड एंड हो गया हो? फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है शर्ट्स बनाने का, जिस वक्त जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, लास्ट अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे कुछ शर्ट्स बन रही थी, उनकी फॉर एग्जांपल स्टिचिंग हो गई थी लेकिन कुछ बटन वगैरह लगने रह गए थे। तो अब ऐसी जो शर्ट है ना ये रॉ मटेरियल है ना ये फिनिश गुड्स है, तो ऐसी शर्ट कहलाएगी वर्क इन प्रोसेस। इन अदर वर्ड सेमी फिनिश गुड्स, या ये भी कह सकते हैं लेस देन 100% कंप्लीटेड गुड्स। अगर 100% कंप्लीटेड गुड्स हैं वो तो फिनिश गुड्स हैं, लेकिन अगर लेस देन 100% कंप्लीटेड गुड्स हैं तो ऐसी गुड्स सेमी फिनिश गुड्स फिर वर्क इन प्रोसेस कहलाता है। तो पिछले पीरियड के एंड पे जो गुड्स बन रही थी कंप्लीट नहीं हुई थी वो लास्ट पीरियड के एंड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा, और वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। सिमिलरली ये वंस अगेन पॉसिबल होगा, हो सकता है कि 30 जून 2026 अगर मैंने ईयर एंड अज्यूम किया है तो ईयर एंड पे वंस अगेन कुछ हमारे करंट अकाउंटिंग के एंड पे कुछ गुड्स बन रही हों लेकिन वो कंप्लीट ना होने की वजह से
अभी वर्क इन प्रोसेस में पड़ी हों। तो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश गुड स्टोर रूम में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो सकता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर कुछ चीज़ें बन रही थी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी तो फिर वर्क इन प्रोसेस है। पीरियड एंड पे अगर है तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा, और अगर हम पीरियड के स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स पॉसिबल: रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। जी वर्क इन प्रोसेस का कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ गया? वर्क इन प्रोसेस क्लियर हो गया जी प्लीज? तो ये भी लिख लें जरा अपने पास। चलो आगे फिर और। जी नेक्स्ट फिर जरा काइंडली पहले जरा सुन लें। अब हमारी यहाँ सारी इस वक्त डिस्कशन ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से है। तो इन एडिशन टू जस्ट अ मिनट, मैं जरा बात थोड़ी सी लिख लूँ फिर आप नोट कीजिएगा। इन एडिशन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अब देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मीन उसके एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज, उसकी इक्विटी, ये तो उसी तरह जिसने ट्रेडिंग बिजनेस में है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनेगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता चले, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स वगैरह, ये सब कुछ एज इट इज है जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ के अलावा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बनती है जिसका ट्रेडिंग बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि जो चीज़ें बनाई जा रही हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाए। तो इन एडिशन टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, a statement of cost of goods manufactured, statement of cost of goods manufactured is also prepared। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इसमें बनेगी जिस तरह ताकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रॉफिट पता चले, लेकिन उसके साथ साथ या इस तरह कहना उसके अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बनाई जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट के नाम से, ताकि ये पता चले कि जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई हैं, बनाई जा रही हैं, उनकी कॉस्ट क्या आई है। डेफिनेटली इस स्टेटमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग बिजनेस में, क्योंकि वहाँ चीज़ें मैन्युफैक्चर ही नहीं की जाती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये ज़रा पैराग्राफ लिख लें आप ज़रा, और साथ ज़रा कुछ वर्ड्स ज़रा काइंडली बोल भी ज़रा लीजिएगा। स्टेटमेंट का नाम क्या लिख रहा हूँ? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। फिर ये कैसे बनती है फिर इंशाल्लाह ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप ज़रा यहाँ तक नोट कर लें। देन ये जब आप लिख लेंगे तो इसके बाद फिर आप एक हेडिंग लिख लें ज़रा, कॉस्ट ऑफ। अच्छा अगर तो इस वक्त जिस पेज पे जहाँ पे रजिस्टर वगैरह पे आप नोट कर रहे हैं, अगर तो हाफ पेज है अभी नीचे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हाफ से कम पेज रह गया है तो अब मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर रहेगा कि नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ताकि एक सारे सीक्वेंस में एक पूरा फॉर्मेट आपके सामने आ जाए। एक फॉर्मेट अब हमने बनाना है कि इसमें क्या क्या आता है। तो अगर तो हाफ पेज है तो ठीक है वहीं से शुरू कर लें, लेकिन अगर हाफ से कम पेज अब रह गए तो बेहतर है कि नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। हेडिंग लिखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेट।
एक स्टेटमेंट मीन्स एक पेज है जिसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे कैलकुलेट होती है ये अभी इंशाल्लाह सीखेंगे। इन वर्ड्स पे भी ज़रा गौर करें, जो मैंने वर्ड सीखे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हम क्या चाह रहे हैं इस पेज पे कि पता चले कि जो चीज़ें बनाई गई हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्ट इंकर हुई है। ठीक है जी, करूँ स्टार्ट? यहाँ तक बता दें, फिर उसके बाद जब मैं लिख लिख लूँगा थोड़ा थोड़ा तो मैं फिर साथ साथ आपसे कहूँगा, फिर आप नोट कीजिएगा। सब लोग इकट्ठे हो गए? प्लीज़ स्टार्ट करूँ मैं? चलें काइंडली अब लिखना छोड़ दीजिएगा, अब ज़रा थोड़ा सा पहले बात को समझ लें ज़रा। और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जो अभी आपने फैक्ट्री की एक डायग्राम ज़रा बनाई थी उसको ज़रा साथ मैंने लिंक करना है, तो वो ज़रा उसको भी ज़रा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े मैं बताऊँगा, तो आप ज़रा देख के फाइनल कीजिएगा। ये सबसे पहले बेटा अगर तरतीब से सोचा जाए तो गुड्स को बनाने में रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंकर होगी। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में एक हेडिंग है या सब हेडिंग कह लें आप, एक रॉ मटेरियल की हेडिंग लिखी जाती है। अभी जल्दी ना कीजिएगा लिखने की, पहले मैं थोड़ा सा ज़रा आइडिया दे दूँ। तो सबसे पहले चीज़ों को बनाने में आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट इंकर होगी, तो रॉ मटेरियल की अब एक कैलकुलेशन होगी कि रॉ मटेरियल कितना लगा है। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप ढूंढेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल के लिए मैं एक RM एब्रीवेशन बना रहा हूँ। फिगर्स में जस्ट इसलिए ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। बाकी अभी इंशाल्लाह ये स्टेटमेंट जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। तो लेट्स ज्यूम, अब मैं फिगर्स में लिख रहा हूँ तो ये अज्यूम फिगर है। सपोज पीरियड के स्टार्ट पे 80,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा था। देन इज़ इट पॉसिबल कि हमने कुछ और रॉ मटेरियल ख़रीद लिया हो? तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेट्स ज्यूम 4 लाख रुपीज़। आसान सी फिगर्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर कोई परचेज रिटर्न होगी तो इसमें से माइनस हो जाएगी। अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स हो तो वो डेफिनेटली परचेज में ऐड हो जाएगा। रॉ मटेरियल को आपने ख़रीदा, सपोज सप्लायर रॉ मटेरियल का कराची में था, आपकी फैक्ट्री सपोज लाहौर में है, तो कराची से लाहौर तक लाते हुए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्र हुई कैरेज इनवर्ड्स है वो। ठीक है, इस तरह ये भी पॉसिबल है कि ये रॉ मटेरियल कहीं आपने पाकिस्तान से बाहर से इम्पोर्ट किया हो, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, वो भी उसी तरह कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। जिस तरह होपफुली आपने पहले ही वर्ड सुने हुए, ये सुने वर्ड्स आपने, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी। रिफंडेबल अगर टैक्सेस हैं तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, वो फिर परचेज कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। जो 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 चीज़ें फिर क्वेश्चन में मिला करेंगी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया करेंगे। देन फिर यहाँ से ज़रा अगली बात और ध्यान से सुने। अब हम कैलकुलेट ये करना चाह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है। तो 80,000 रुपये का सपोज रॉ मटेरियल पड़ा था, 4 लाख रुपए का और रॉ मटेरियल ख़रीदा, तो 4,80,000 का रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया है। अब अगर साल के एंड में सपोज 60,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल बस रिमेनिंग रह गया है, तो कैलकुलेशन कर लिया आपने, ज़रा करनी है ज़रा। मेरा भी ज़रा कैलकुलेटर ऊपर पड़ा है मुबीन तरफ, ऊपर वो टी रूम में। तो अब 60,000 को अगर मैं माइनस कर दूं तो 480,000 माइनस 60,000, तो फिलहाल तो फिगर आसान सी ही है। तो 4,20,000 एक आंसर आ रहा है। अब रॉ मटेरियल बेटा जो है ये हमने को बेचना नहीं है, हमने रॉ मटेरियल को अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करना है। रॉ मटेरियल स्टोर रूम से यूज़ होना है जाके प्रोडक्शन हॉल में। तो ये जो 4,20,000 है, अब इसका नाम कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होना चाहिए, इसको हमने बेचना नहीं है। ये बेचने वाले बेचे हुए रॉ मटेरियल की सच कॉस्ट नहीं है, ये वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है जिसे हमने इस्तेमाल किया होगा। 80,000 रुपीज़ का पड़ा था, 4 लाख रुपए का ख़रीदा, अगर सिर्फ साल के एंड में 60,000 रह गया तो 4,80,000 में से इसका मतलब ये होगा कि 4,20,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। इस रॉ मटेरियल इस्तेमाल के लिए फिर वर्ड होता है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हमने कैलकुलेट कर लिया। इसे रॉ मटेरियल कंज्यूम बोला जाता है नॉर्मली और डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब है कि ये यूज्ड रॉ मटेरियल है। क्या जो रॉ मटेरियल ख़रीदा था वो हमारा एक्सपेंस है, ये जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है? एज एन अकाउंटेंट अगर हम गौर से देखें तो जो चीज़ें ख़रीदी हैं उसमें से अगर कुछ बच गई हैं तो वो तो हमारा एसेट है, तो जो इस्तेमाल हुई है चीज़ वो हमारा एक्सपेंस है। मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई बॉल पॉइंट्स का एक बॉक्स ख़रीदा हो, उसमें सपोज अगर 10 बॉल पॉइंट्स हैं, उसमें से अगर 8 यूज़ हुए हैं और बाकी 2 अगर बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए 2 अभी वो एसेट आपका, जो इस्तेमाल हुए वो असल में आपका एक्सपेंस है।
तो रॉ मटेरियल का एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने के लिए तकरीबन उस तरह की एक वर्किंग है जिस तरह हम पहले भी फेमिलियर हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके सबसे पहली फिगर फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, कुछ बात यहाँ तक सबको समझ आ गई है? अब नोट भी कर लीजिएगा। पहला स्टेप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में, फिर बाकी मैं बाद में आगे चलता हूँ। मीन वाइल इसलिए थोड़ा सा रुक रहा हूँ कि अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है। जी मोहम्मद अहमद साहब, ये सारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं फॉर द ईयर एंडेड बनती हैं पूरे साल के एंगल से, सवाए सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। वो पीरियड के एंड पे एज ऑन अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का हिसाब होता है। बाकी जितनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स वगैरह हैं, ये फॉर द ईयर एंडेड ही होते हैं। और ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ईयर एंड के हवाले से कि पूरे साल में जो हमने चीज़ें बनाई, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में हमने जो चीज़ें बनाई, उनकी हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है मोहम्मद अहमद? वो मैंने अभी लिखा नहीं, वो इंशाल्लाह अभी जो क्वेश्चन करते हैं उसमें डेफिनेटली फिर अगर बिजनेस नेम अवेलेबल हो तो बिजनेस नेम भी आएगा। उसमें स्टेटमेंट का नाम, फिर फॉर द ईयर एंडेड, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा मैं अगर आपको फॉर्मेट समझा दूँ, उसमें फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये उस्मान प्लीज़, जज़ाकल्लाह। जी चलो बेटा, फिर आगे कोई लिख तो नहीं रहा? सिर्फ कोई अगर लिख रहा तो वो बता दे, वरना ठीक है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा काइंडली ज़रा ये फॉर्मेट जो हम बना रहे हैं इसे हमने याद भी करना है, और डेफिनेटली इससे फिर बार बार शायद हर जगह यूज़ होना है। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि जो आप लिख रहे हैं थोड़ा सा ज़रा बोल के इन सेंस के, ताकि ज़रा याद हो जाए। जी राशिद साहब, फिर लिख के बताइएगा प्लीज़। जी राशिद साहब, ओके। जी सर, सबसे पहले बेटा फिगर आ गई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जहन में रखिएगा स्टेटमेंट का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है कि रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ, ये कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद दोबारा लिखने से पहले सुन लीजिएगा, नेक्स्ट वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का सिंपली मतलब ये है कि हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी की बात कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट का मतलब ये है कि एक सेकंड ज़रा फैक्ट्री के डायग्राम की तरफ आए। अगर हम ज़रा फैक्ट्री देखें तो फैक्ट्री में हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। रॉ मटेरियल स्टोर रूम में कोई रॉ मटेरियल स्टोर रूम का एक इंचार्ज होगा, कोई मैनेजर होगा स्टोर रूम का मैनेजर, जिसका ये काम होगा, जिम्मेदारी होगी कि रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, कितना और आया है, कितना इशू हो गया है, प्रोडक्शन हॉल में कितना बच गया, उसका हिसाब रखे। और रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी समटाइम्स होती है, तो उसको सेफ ऐसी जगहों पर रखा जाए कि वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए भी एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे। प्रोडक्शन हॉल में तो एम्प्लॉयज़ हैं ही हैं, फिनिश गुड्स स्टोर रूम में भी गुड्स को हैंडल करने के लिए लोग चाहिए। तो ये पूरे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं पूरी फैक्ट्री में, इसमें एम्प्लॉयज़ हैं, और डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ को फिर सैलरी दी जाएगी। तो एम्प्लॉय लेकिन फैक्ट्री की जो सैलरी होती है उसको दो मेन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप कह लें प्रेजेंटेशन, अलग अलग हिसाब रखा जाता है। डायरेक्ट लेबर का मतलब है ये उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी की बात हो रही है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है। इन अदर वर्ड्स, वो लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उन लोगों की सैलरी कहलाती है डायरेक्ट लेबर। और फिर डेफिनेटली इसके अलावा भी एम्प्लॉयज़ हैं। तो प्रोडक्शन हॉल के अलावा जिन वो जो भी लोग हैं फैक्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन हॉल के अलावा फैक्ट्री के अंदर जिस भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब की सैलरी को इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है। और यकीनन वो भी कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन वो फिर मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो डिफ्रेंशिएट अगर हमने करना हो तो एक छोटी सी बस जहन में रख लें, डायरेक्ट लेबर मीन्स वो लोग जो
डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक्ड हैं, और इनडायरेक्ट लेबर फिर एक वर्ड होता है, उसका मतलब फैक्ट्री के अंदर वो एम्प्लॉयज़ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले क्या ऐड होता है? डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर मींस, मैं छोटा सा सेंटेंस भी लिख देता हूँ, वैसे आपके साथ जो नोट्स शेयर करेंगे पीडीएफ में, वो इंशाल्लाह उसमें लिखा भी होगा, लेकिन आप भी फिर चलें, अभी फर्स्ट टाइम बात हो रही है तो लिख भी जरा लीजिएगा। डायरेक्ट लेबर मींस सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और डेफिनेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी को इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं, और वो कहाँ कैसे क्लासीफाई होती है वो फिर मैं अभी नीचे बताता हूँ। ये बात को समझ आ गई प्लीज़? डायरेक्ट लेबर और फिगर मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम 3 लाख रुपीज़ की डायरेक्ट लेबर की पूरे साल में कॉस्ट इंकर हुई है। जी पहले एक बार ज़रा मुझे बता दीजिएगा, डायरेक्ट लेबर समझ आ गया? सिंपली सैलरी की बात हो रही है, और स्पेसिफिकली बस किस डिपार्टमेंट की सैलरी की फ़िलहाल बात हुई है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। एक मैं छोटी सी कैलकुलेशन ज़रा और कर दूँ, फिर उसके बाद यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ दो कॉस्ट आ गई हुई है, एक है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और दूसरी है हमने डायरेक्ट लेबर की फिगर लिख ली है। अगर इन दोनों का मतलब रॉ मटेरियल को और डायरेक्ट लेबर को ऐड कर लिया जाए, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर को अगर ऐड कर लिया जाए, तो आसान से फिगर है 4,20,000 प्लस 3,00,000 7,20,000। इस 7,20,000 ये टोटल जस्ट किया मैंने, इस टोटल को कहते हैं प्राइम कॉस्ट। बस एक नाम है, प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। एक छोटा सा बल्कि काम और भी कीजिएगा आप भी, थोड़ी सी ज़रा स्पेस क्रिएट करके, जहाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है यहाँ ज़रा एक वर्ड लिखें, इसे डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। डायरेक्ट वंस अगेन, डायरेक्ट का मतलब है ऐसा मटेरियल जिससे डायरेक्टली फिनिश गुड्स बननी है। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनती हैं, तो इसे रॉ मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। फिर एक इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉन्सेप्ट भी होता है, वो फिर मैं अभी थोड़ा सा आगे चल कर बता देता हूँ। इन अदर वर्ड्स प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ, मैं ज़रा थोड़े से वर्ड्स एब्रीविएशन फॉर्म में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग डायरेक्ट मटेरियल? सिंपली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात हो रही है। तो कुछ ऑल्टरनेटिव वर्ड्स भी हैं, तो वो मैं इसीलिए साथ साथ लिख रहा हूँ कि उनसे भी ज़रा फेमिलियर हो जाए। तो प्राइम कॉस्ट कोई अलग से किसी कॉस्ट का नाम नहीं है, इट इज़ अ सिंपली अ कैलकुलेशन विच इज़ द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मींस रॉ मटेरियल एंड प्लस डायरेक्ट लेबर। ठीक है, यहाँ तक ज़रा काइंडली आप भी मेरे साथ इकट्ठे हो जाए। थोड़ी सी ज़रा लिमिटेशन है क्लास में, कोई फिजिकल स्टूडेंट मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं होता है कि आप लोगों ने कर लिया कंप्लीट या नहीं। तो अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट रहे कि हमने लिख लिया, तो ज़रा मेरे लिए ज़रा आसानी भी रहेगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ज़रा अगर रिस्पॉन्ड कर दिया करें। चलें, आप कोई रह तो नहीं गया? दोबारा फैक्ट्री की डायग्राम देखें जी। हमने दो मेन कॉस्ट की बात कर ली है, रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, और लेबर का खर्चा हुआ। लेकिन अभी हमने सारी लेबर की कॉस्ट नहीं ली, हमने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट को आप कंसिडर किया है। देन बेटा उसके बाद जब प्राइम कॉस्ट तक कैलकुलेट हो जाता है, तो नेक्स्ट हेडिंग होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये एक हेडिंग है फैक्ट्री ओवरहेड्स। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस वो सारे रिमेनिंग एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में इंकर हुए हैं अदर देन द रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर।
अब डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के अलावा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मींस डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री में जो खर्चे हैं वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स की इस हेडिंग में आ जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल लेट मी कंप्लीट ज़रा। एक फैक्ट्री ओवरहेड्स एक हेडिंग है। अब इस हेडिंग में जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस रह गए फैक्ट्री के अदर देन द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, उसकी बस एक लिस्ट बननी है। तो थोड़ा सा आप भी विजुलाइज करें, मैं ज़रा साथ साथ आइडिया देता हूँ। अगर सपोज हमारी फैक्ट्री रेंट पे है तो फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, रेंट एक्सपेंस। देन फैक्ट्री के जो एसेट्स हैं, मशीनरी है, फर्नीचर है, अदर एसेट्स हैं, व्हीकल्स हैं, तो डेप्रिसिएशन। एसेट्स डेफिनेटली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएंगे लेकिन उनकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इसी तरह अगर एसेट्स हैं उनकी इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया। तो अब हम हैं फैक्ट्री के अंदर ही और सोच सिर्फ ये रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा खर्चे क्या हैं। इसी तरह एक बात मैंने पहले की थी अभी थोड़ी देर पहले, यकीनन यहाँ इनडायरेक्ट लेबर भी आएगी। इनडायरेक्ट लेबर मीन्स अब क्या होगा, सिंपली स्पीकिंग डायरेक्ट लेबर क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कॉस्ट है, और फिर जो उसके अलावा जो लोग रह गए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जो हैं वो स्टोर रूम्स में हैं या क्वालिटी कंट्रोल वगैरह डिपार्टमेंट में, उनकी जो सैलरी रहेगी है वो इनडायरेक्ट लेबर है। और इनडायरेक्ट लेबर इज़ पार्ट ऑफ मेन हेडिंग दैट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिगर्स मैं अभी अज्यूम कर लेता हूँ, मैं एक छोटी सी लिस्ट बना दूँ। इसी तरह रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक फिर टर्म मैंने बोली थी लेकिन जरा उसको भी मैं लिख दूँ। एक डायरेक्ट मटेरियल तो है, जो रॉ मटेरियल की बात हो रही है, लेकिन रॉ मटेरियल के अलावा अगर कोई मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, रॉ मटेरियल के अलावा अगर कोई मटेरियल आइटम इस्तेमाल हुई है फैक्ट्री में तो उसको फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। अब उसकी एग्जांपल के तौर पे फ़िलहाल दो काफ़ी रहेंगी। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग मटेरियल, फैक्ट्री में क्लीनिंग होनी है, सफाई होनी है, उसके लिए कोई मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, कोई केमिकल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, चीज़ें साफ़ करने के लिए, धोने के लिए, तो क्लीनिंग मटेरियल हो सकता है। फिर मशीनें ज़रा जहन बनाए, मशीनों के ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो इन चीज़ों ने, अब क्लीनिंग मटेरियल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, इन्होंने को फिनिश गुड्स पे नहीं लगना। तो अदर देन द रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स पे जो चीज़ें लगनी हैं वो तो रॉ मटेरियल है। डायरेक्टली जिन चीज़ों से फिनिश गुड्स बननी है वो उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। और उस रॉ मटेरियल के अलावा एग्जांपल्स के तौर पे दो तीन मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ऑफ मशीनरी। अब इनसे फिनिश गुड्स नहीं बननी है लेकिन इन चीज़ों ने इस्तेमाल होना है अगर हमने अपनी फैक्ट्री को प्रॉपरली रन करना है। तो ऐसा मटेरियल जो रॉ मटेरियल के अलावा इस्तेमाल हो रहा है वो फिर इनडायरेक्ट मटेरियल है। और इनडायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट लेबर हो, दीज आर पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। एक बात को समझ आ गई प्लीज़, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट मटेरियल पहले ज़रा ये मुझे बता दीजिएगा वरना मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। जी ज़रा इसको बेटा, ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया स्पेसिफिक, ये बटन्स वगैरह की बात की है, तो इसमें समटाइम कुछ इमटेरियल चीज़ें भी होती हैं, इनसिग्निफिकेंट चीज़ें। जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं वो फिर डायरेक्ट मटेरियल में आ जाती हैं। और ज़रा अगर कोई इनसिग्निफिकेंट आइटम यूज़ हो रही हो तो उसे भी इनडायरेक्ट मटेरियल में क्लासीफाई कर दिया जाता है। लेकिन ये ज़रा बात थोड़ी सी मैं इंशाल्लाह और आगे जाकर ज़रा फर्दर डेप्थ में जाएंगे। इसके बाद मेरा ख्याल है ये ज़रा क्वेश्चन आपको ज़रा थोड़ा सा अगर प्री मेच्योर है, मेन बस अब इसका जहन में रख लें। वो चीज़ें जिनसे फिनिश गुड्स बन रही हैं वो रॉ मटेरियल है, उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाती हैं। अब उसमें भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती है कि जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जिनसे फिनिश गुड्स बन रही हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है, और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट चीज़ है जो फिनिश गुड्स पे लग भी गई है तो उसे फिर भी नॉर्मली शायद इनडायरेक्ट मटेरियल में क्लासीफाई कर दिया जाता है। लेकिन इंशाल्लाह इस पर जब फर्दर हम डिस्कशन की तरफ जाएंगे डिटेल में तो उस पर मैं फिर और बात करूँगा, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन? अच्छा, ये जो मैंने हेडिंग्स लिखी हैं बस इनके मैं कुछ फिगर्स अज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम रेंट है 75,000, 40,000 सपोज डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस कॉस्ट सपोज 35,000 है, इनडायरेक्ट लेबर लेट्स अज्यूम 120,000 है, 25,000 सपोज रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, एंड लेट्स अज्यूम 15,000 इनडायरेक्ट मटेरियल है एक्सेट्रा। डेफिनेटली और भी इसके अलावा चीज़ें हो सकती हैं। इस वक्त मेरा ज़रा आपको मेन कौन ज़रा कुछ चीज़ों का ज़रा आइडिया देना मकसद है। तो ये भी आप भी लिख लें यहाँ तक।
और फिर एक अलहदा से एक टोटल किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो यहाँ तक ज़रा लिख के फिर एक ज़रा काइंडली अगर मुझे टोटल भी बता दिया जाए। एनी कन्फ्यूजन बहरहाल? ऊपर आया हुआ लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा, ये बार बार प्रेस करना पड़ता है मुझे, इस तरह नहीं होता। जी मैडम, मेरा ख्याल है कि ये 3,10,000 शायद बनेगा। काइंडली दोबारा चेक कर लें। ये लिस्ट डाउन भी कर लें आप। मेरा ख्याल है कि 3,10,000 बन रहा है। जरा चेक कर लीजिएगा, 350,000 मेरे सामने एक फिगर आई है। चेक कर लें, हो सकता है मिस्टेक ना हो। ठीक है, ठीक है, थैंक। अब इसको मैंने इस फिगर को 3,10,000 को जरा प्राइम कॉस्ट के नीचे लिखने की कोशिश की है। जी ठीक है उस्मान, थैंक यू। अब ये डेफिनेटली ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि जिस तरह मैंने थोड़ी सी ये ज़रा वर्किंग करते हुए ज़रा थोड़ा सेंटर में कर दिया, ये भी पॉसिबल है कि आप इस वर्किंग को इसी के नीचे करके उसी के नीचे 3,10,000 टोटल कर दें। तो डेफिनेटली देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप उसे ज़रूर पहले ही बनाएं, तो उसको सामने भी बना के उसके नीचे टोटल भी लिख सकते हैं। अब मैंने ज़रा थोड़ा साइड पे वर्किंग की हुई है, इसलिए मैं उसका टोटल ज़रा उस प्राइम कॉस्ट के नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है जी, काइंडली ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। अब हो गया सबका? कोई रह तो नहीं गया? जो रह गए हैं वो काइंडली अगर बता दें। जी थैंक यू। जी बेटा, देन अब हम ज़रा अगर अपनी इस स्टेटमेंट को देखें तो सबसे पहले बेटा हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर लिया था, डायरेक्ट लेबर ढूंढी, इन दोनों को सम कर लिया। तो 7,20,000 वॉज द सम ऑफ डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि वो सारे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में इंकर हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल मींस रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। और अब इस वर्किंग के बाद अगर हम देखें, आप भी सोचें, तो शायद फैक्ट्री में जितने एक्सपेंसेस थे उसको हमने अब लिस्ट डाउन कर लिया है। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आ गई, और फैक्ट्री ओवरहेड जो अदरवाइज एक्सपेंसेस थे उसको भी हमने अब लिस्ट डाउन करके टोटल कर लिया है। विच मीन्स अगर फाइनली अब ये 7,20,000 और 3,10,000 प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस कर लिया जाए, कीजिएगा ज़रा, तो हमारे पास एक फिगर आ जाएगी 10,30,000। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको फिर कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पीरियड में इंकर हुई है इस फैक्ट्री में, तो इसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। कंसंट्रेट कीजिएगा ज़रा। और इसी के ऑल्टरनेटिवली दो नाम और भी हो सकते हैं, इसे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा वर्ड्स पे गौर किया जाए तो प्रोडक्शन वर्ड हो या मैन्युफैक्चरिंग वर्ड हो इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकता है। तो इसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। ये फिगर आई कैसे है सबको पता है प्लीज़? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स अब ऐड हो रहे हैं, तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स बेस फैक्ट्री का टोटल एक्सपेंस आ गया, और इसको फिर ये भी कहा जाता है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। नॉर्मली शायद हम बोलते हुए ज़्यादातर इसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कह दिया करेंगे, लेकिन अल्टरनेटिवली ज़रा दो नाम और भी ज़रा लिख लें जो शायद इस्तेमाल हो सकते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज तो प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ तक ज़रा काइंडली नोट करना सारा।
जी एनी कन्फ्यूजन? अगर है तो बस बताइएगा, अगर नहीं है तो ओके ठीक। एनी कन्फ्यूजन? चलें बेटा, फिर अगली जो छोटी सी बात रह गई है अब वो उसके लिए ज़रा थोड़ा आपने मेरे साथ फुल कंसंट्रेट करना है। अब लिखना छोड़ दें, सब लोग मेरी बात गौर से सुना। हमारी बेटा ये जो हेडिंग है, स्टेटमेंट हम बनाना चाह रहे हैं, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे पीरियड में गुड्स बनी हैं उनकी कॉस्ट क्या आई है। उस स्टेटमेंट को बनाते बनाते हमने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक पहुंचने के लिए, क्या बोला सेंटेंस मैंने प्लीज? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक पहुंचने के लिए दो एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। उनको पहले आपने गौर से समझना है, सुनना है, आपने ही उसका आंसर भी बताना है कि कैसे होना चाहिए वो। फिर जब समझ आ रही है तब नोट कीजिएगा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से हमने अभी पहुंचना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक पहुंचने के लिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में दो फिगर्स एडजस्ट की जाती हैं। पहले इनको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर वन, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ढूंढा जाता है फिर, और उसके बाद फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ढूंढा जाता है। क्यों ढूंढा जाता है, क्या किया जाता है, ये बात पहले समझ लें फाइनली। हम पहुंचना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक, तो वहां तक पहुंचने के लिए दो फिगर्स एडजस्ट की जाती हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। इससे पहले कि मैं इन एडजस्टमेंट्स की तरफ जाऊं, पहले मेरा ख्याल ज़रा रिवाइज कर लें वर्क इन प्रोसेस क्या होता है। वर्क इन प्रोसेस मीन्स होता है वो गुड्स जो 100% कंप्लीट नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो गुड्स जो बन रही थी और पीरियड एंड हो गया, अगर पिछले पीरियड के एंड पे गुड्स बन रही थी और कंप्लीट नहीं हुई थी, अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, तो पिछले पीरियड का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। और जो करंट अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हुआ है, तो उस करंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जो गुड्स बन रही थी अगर कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर वो करंट अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, जिसने ऑब्वियसली नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बनना है। यहाँ तक ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आप जहन में रखें, और मेरी अगली बात और ध्यान से सुने, फिगर्स में कुछ और अज्यूम कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम पीरियड के स्टार्ट पे जो गुड्स बन रही थी, पीरियड के स्टार्ट पे जो गुड्स बन रही थी वो 20 उन पे 25,000 कॉस्ट आ गई थी। और लेट्स अज्यूम जो पीरियड के एंड पे अब गुड्स बन रही हैं और कंप्लीट नहीं हुई हैं, उनकी कॉस्ट 35,000 इंकर हुई है। फिगर्स मैंने जस्ट अज्यूम किए हैं। हम अपने इस वर्किंग को करते हुए फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ईयर वही रख लेते हैं जो ऊपर मैंने फैक्ट्री की एग्जांपल बनाते हुए आपके सामने अज्यूम किया था। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 जुलाई वाले दिन जो चीज़ें इन प्रोसेस थी 25,000 रुपीज़ की थी, और जो अब 30 जून पे ईयर एंड पे जो गुड्स इन प्रोसेस है उनकी कॉस्ट 35,000 रुपीज़ है। सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है वो ये है, मैं ज़रा थोड़ी सी बात अपनी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर रुक जाऊँगा, अगर वहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होगी फिर डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। पहले ज़रा थोड़ी सी मैं बात और कंप्लीट कर दूँ। ये जो बेटा 25,000 है जिसे मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कह रहा हूँ, ये अंडरस्टूड बात है कि पिछले अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। और जो मैं करंट ईयर के एंड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कह रहा हूँ 35,000, ये ऑब्वियस ही बात है कि अगले अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। यहाँ तक मैं ज़रा चाहूँगा कि ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें, मैंने यहाँ तक जितनी बात की है ये समझ आ गई यहाँ तक? प्लीज़ ज़रा इन्वॉल्व प्लीज़ काइंडली। चलें ठीक है, फिर आप रुक जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन। अब अगली बात ज़रा ध्यान से सुने, दोबारा ज़रा ओपनिंग पे फोकस करें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये वो गुड्स हैं, ये उन गुड्स की कॉस्ट है जिन्हें हमने पिछले पीरियड में बनाना शुरू किया होगा, और पिछले पीरियड में इस अमाउंट के इंकर होने से गुड्स अभी कंप्लीट नहीं हुई होंगी। अब फैक्ट्री अपनी ही समझें और एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन जरा जहन में लाएं।
जब हमने करंट अकाउंटिंग पीरियड में प्रोडक्शन स्टार्ट दोबारा की होगी करंट अकाउंटिंग पीरियड में, तो बेटा सबसे पहले हमने उन्हीं चीज़ों पे और काम करके कंप्लीट किया होगा जिन्हें हमने पिछले पीरियड के एंड पे जो जिन्हें हमने पिछले पीरियड में बनाना शुरू किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई थी। इट मीन्स जो इस पीरियड में जब हमने काम शुरू किया होगा तो सबसे पहले जो रिमेनिंग खर्चा होना होगा उन चीज़ों पे जिन्हें हमने पिछले पीरियड पे स्टार्ट किया, जिसे हमने पीछे पीरियड में स्टार्ट किया था, उन पे रिमेनिंग खर्चा करके उन्हें कंप्लीट किया होगा, नंबर वन। देन हमने डेफिनेटली पूरा साल है कुछ और रॉ मटेरियल मंगवाया होगा और उन उस पर काम करके फिनिश गुड्स बनाई होंगी, और मोस्ट प्रोबेबली हमने इस पीरियड में बहुत सी ऐसी गुड्स कंप्लीट की होंगी जिसे इसी पीरियड में स्टार्ट किया, इसी पीरियड में सारा काम किया और इसी पीरियड में फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गई। और वंस अगेन फिर ये भी पॉसिबल है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑफ द पीरियड कुछ गुड्स को बनाना शुरू तो कर लिया था लेकिन उन्हें हम कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी इस बात का मतलब ये है कि ये जो हमारा 10,30,000 रुपया खर्चा हुआ है, इस खर्चे में 3 तरह की कॉस्ट इंक्लूड होंगी। मैं एक छोटी सी ज़रा लिस्ट बना दूं, ये सब कुछ आपके लिए है, आप ज़रूर लिखिएगा, लेकिन बात ज़रा थोड़ी सी नई ज़रा है, इसलिए समझाने के लिए समझाने के लिए मुझे ज़रा टाइम रिक्वायर्ड है, तो पेशेंस ज़रा दिखाएं ज़रा। ये जो हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, इसको अगर हम पूरे अकाउंटिंग पीरियड के एंगल से एक सीक्वेंस में देखें तो इसमें 3 तरह की कॉस्ट इसमें इकट्ठी होंगी। 3 तरह की कॉस्ट इसमें ऐसी होंगी जो जो हमारी डिफरेंट आइटम्स पे इंकर हुई होंगी। मसलन फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसमें रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगी। वर्क इन प्रोसेस के लिए मैं एक एब्रिविएशन बना रहा हूँ, WIP। मतलब मेरी इस बात का ये है, फुल कंसंट्रेशन प्लीज। लेट्स अज्यूम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारा 35% कंप्लीट था। 35% कंप्लीट था का मतलब कि जब हमने पिछला पीरियड हमारा जब एंड हुआ होगा तो 35% काम हो गया होगा। ड्यूरिंग द ईयर फिर हमने फर्दर 65% और काम किया होगा और वो रिमेनिंग 65% फिर हमारे अकाउंटिंग पीरियड में इंकर हुआ होगा। तो ये सबसे पहला जो मैं ये कह रहा हूँ कि 10,30,000 में ये इस पीरियड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इसमें हमने मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लिए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी होगी तो हमने उस पर रिमेनिंग मटेरियल और कुछ लगाया होगा, कुछ और लेबर ओवरहेड्स का खर्चा किया होगा ताकि वो सबसे पहले वो गुड्स कंप्लीट हो जाएं। इट मींस अगर 35% ये गुड्स ऑलरेडी कंप्लीट थी पिछले पीरियड तक, तो हमने रिमेनिंग कॉस्ट मींस 65% फर्दर खर्चा किया होगा इस साल। अगर फॉर एग्जांपल ये 30% सपोज कंप्लीट थी तो हमने फिर 70% कंप्लीट और काम किया होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये 20% कंप्लीट थी तो हमने रिमेनिंग 80% कंप्लीट किया होगा। अगर ये 80% ऑलरेडी कंप्लीट थी तो रिमेनिंग 20% कंप्लीट किया होगा। इट मीन्स सबसे पहले हमने उन्हीं गुड्स को मोस्ट लॉजिकली कंप्लीट करने की कोशिश की होगी जिन्हें हमने पिछले पीरियड के एंड पे स्टार्ट तो कर लिया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे क्योंकि पीरियड एंड हो गया। तो यहाँ तक मेरी सबसे पहले ये बात सबको समझ आ गई काइंडली कि रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ वर्क ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमने इंकर की होगी। और रिमेनिंग समझाते हुए मैंने कुछ परसेंटेजेस अज्यूम कर ली हैं और होपफुली मैंने फिर वो डिफरेंट परसेंटेजेस भी जितना हमने काम कर लिया था उसके बाद हमने रिमेनिंग एक्स्ट्रा काम अपने अकाउंटिंग पीरियड में किया होगा। ठीक है प्लीज। यही बेटा प्लीज कोई कंफ्यूजन अगर किसी के। सेकेंडली चलें, थैंक यू। सेकेंडली 100% कॉस्ट ऑफ 100% cost of those goods started, those goods which were started and completed during the period। फिर लेट्स अज्यूम अगर शेड्स हम बना रहे हैं, पूरा साल हमारे पास था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में जो शेड्स थी उन्हें कंप्लीट किया, फिर उसके बाद फर्दर इसी पीरियड में रॉ मटेरियल बनाया, रॉ मटेरियल सॉरी मंगवाया रॉ मटेरियल स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सी शेड्स ऐसी होंगी जिन्हें इसी पीरियड में बनाना शुरू किया
और इसी पीरियड में उन्हें कंप्लीट करके फिनिश गुड स्टोर रूम में भी भेज दिया। तो ये जो 10,30,000 है उसमें फिर इस पीरियड में जो फिनिश गुड स्टार्ट हुई और एंड हो गई उनकी फिर 100% मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट भी शामिल होगी। ठीक है। फाइनली नंबर 3, इस 10,30,000 में उन गुड्स की भी कॉस्ट होगी जिन्हें हमने स्टार्ट तो कर लिया लेकिन कंप्लीट नहीं कर सके। तो फॉर एग्जांपल अब लेट्स अज्यूम ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ये परसेंटेज सिर्फ समझाने के लिए है। लेट्स अज्यूम 45%। अच्छा कंसंट्रेट फुल करना है, ज़रा बात ज़रा नहीं हो रही है। ये बेटा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 35% का मतलब 35% काम हो चुका था और रिमेनिंग हमारे पीरियड में हुआ होगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 45% का मतलब ये 45% काम हमारे पीरियड में हुआ होगा लेकिन अभी बाकी 55% नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होना चाहिए। अगर ये 45% कंप्लीट है तो इसका मतलब अभी रिमेनिंग जो 45 के अलावा 55% रह गया है तो फिर हमारे अकाउंटिंग पीरियड में नहीं हो सका, पीरियड एंड हो गया, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होगा। तो ये जो 35,000 की अमाउंट है क्या ये खर्चा फिर हमारे पीरियड में ही हुआ होगा? ऑब्वियसली। और बाकी फिर रिमेनिंग नेक्स्ट पीरियड में। तो इस 10,30,000 में 10,30,000 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो 45% कॉस्ट है इसका खर्चा भी शामिल होना चाहिए। कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इंकर्ड ऑन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब मैं यहाँ परसेंटेजेस लिख रहा हूँ लेकिन जनरलाइज लिखना चाह रहा हूँ ताकि हर एंगल से ये बात हो जाए। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूँ अपनी एग्जांपल के तो यहाँ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट का मतलब है 45% ऑफ द कॉस्ट ऑन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस या ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये इससे पहले कि आप लिखने की तरफ जाएं अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। कहाँ लिखना है वो भी फिर मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले अब ये मुझे बता दें, ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं 10,30,000 के एंगल से कि ये जो 10,30,000 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई थी उसमें रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगी। नंबर 2, वो गुड्स जो स्टार्ट हुई और कंप्लीट हो गई ड्यूरिंग द पीरियड उनकी 100% कॉस्ट होगी। और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ओपनिंग एंड में, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है उस पर जितने परसेंट काम हुआ है उतने परसेंट कॉस्ट हमारे इस 10,30,000 में आ रही होगी। ये बात सबको समझ आ गई है? जी सॉरी, वो मैं गलती से मैंने लिख दिया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जी इसका ज़रा मैं चाहूँगा ये ज़रा नई चीज़ थी, इसमें ज़रा मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ये बात सबको क्लियर होगी यहाँ तक? जी उस्मान, उसमें मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड ज़रा दोबारा बात सुनिएगा जी थर्ड पॉइंट के हवाले से। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब अब ये है मैं एक अकाउंटिंग पीरियड के एंगल से चल रहा हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से चलें, दोबारा शुरू कर लेता हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में जो चीज़ें थी, सबसे पहले तो बेटा आपने रिमेनिंग एक्सपेंस करके उन्हें कंप्लीट किया होगा। और उन्हें कंप्लीट करने का मतलब है वो तो फिर फिनिश गुड्स बन गई होंगी हमारे पीरियड में, पिछले पीरियड में बन रही थी, हमने कंप्लीट की तो अब हमारे पीरियड में वो फिनिश गुड्स में चली जाएंगी। देन उसके बाद आपके पास अगर ड्यूरिंग द ये टाइम होगा, जो डेफिनेटली होगा, हम शेड्स की एग्जांपल ले रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर हमने और रॉ मटेरियल मंगवाया होगा, उन पे काम किया होगा और बहुत सारी चीज़ें इसी पीरियड में स्टार्ट होकर कंप्लीट भी हो गई होंगी। लेकिन अगर साल के एंड में फिर वर्क इन प्रोसेस है, अब ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में, फिर फर्दर काम हुआ, कुछ होपफुली गुड्स बन के फिनिश गुड्स स्टोर में गई। अब साल के एंड में वंस अगेन ये पॉसिबल है कि कुछ गुड्स आपने फर्दर बनानी तो शुरू कर ली इस पीरियड में लेकिन वो इसी पीरियड में कंप्लीट नहीं हुई। तो जितना काम आपने इस पीरियड में किया होगा उतने काम के हवाले से जो कॉस्ट है वो भी तो हमारी फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इंकर हुई होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने शर्ट्स का रॉ मटेरियल मंगवा लिया है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट तो उन पर लग गई है, लेबर कॉस्ट थोड़ी सी लग गई होगी, हो सके कुछ रह गई हो, और उसमें ओवरहेड्स अभी लगने हो। तो 45% का मतलब 45% काम हमारे पीरियड में हो चुका है। तो फिर इस 10,30,000 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वो 45% काम भी आ रहा होगा। और डेफिनेटली क्योंकि वो भी 100% कंप्लीट नहीं है इसलिए हम इसे हम फिनिश गुड्स नहीं कह रहे हैं, उसे हम वर्क इन प्रोसेस बोल रहे हैं। एक छोटी सी चीज़, अगर सपोज नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर एक सेकंड के लिए सोचा जाए तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो रही होगी, उसी तरह मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को ऐड करके ये जो 35,000 है ये फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। और उस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे 45% काम तो हो गया था
इट मीन्स फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसका रिमेनिंग 55% और काम होके फिर ये गुड्स कंप्लीट होंगी। अब ठीक है उस्मान, लेकिन अगर मैं करंट पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो करंट पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में अभी बात ये गुड्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, वर्क इन प्रोसेस है, तो जितना काम हो गया है उतने काम का खर्चा भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ करंट ईयर में आ रहा हो। ठीक है प्लीज, ये किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? अगर है तो बस बताइएगा प्लीज। चलिए बेटा इस तरह कीजिएगा, अब यहाँ से बस फाइनली मैंने एक छोटा सा काम आप ही से करवाना है। आप इस तरह करें, यहाँ तक आपने पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक लिखा था, फिर उससे अगली 2 लाइनों में बस ये फिगर्स लिख लें। इनको एडजस्ट कैसे करना है वो आप ही मुझे बताएंगे, मैं आपको आइडिया दूंगा। एक अभी फिर उसके बाद हमें टोटल करना है तो उसके लिए लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर ये जो 3 पॉइंट्स हैं पहले आप यहाँ तक लिख लें, फिर मैं वो टोटल आपसे करवा लेता हूँ। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन पॉइंट्स को इसी तरह ज़रा आप भी पहले ये ऊपर वाली जो फिगर्स हैं जिस तरतीब में मैं लिख रहा हूँ इस तरह ज़रा लिख के मुझे यहाँ तक रिस्पॉन्ड कर लें। फिर इस वर्किंग प्रोसेस को कैसे एडजस्ट करना चाहिए ये फिर अभी हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा उस्मान, वो मेरा ख्याल है एक स्टेप मेरा रह गया, अगर मैं वो कंप्लीट कर लूँ तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ख्याल है खुद ब खुद ही आ जाएगा। अगर फिर भी क्लियर ना हुआ तो फिर शायद आपकी बात ठीक लग रही है मुझे, लेकिन 1 मिनट में ज़रा बात अपनी कंप्लीट कर लूँ। अगर फिर भी बात सही ना समझ आई तो फिर मैं फर्दर डिस्कस कर लेता हूँ। तकरीबन मुझे वैसे आपके वर्ड से लग रहा है कि बात आप वही कर रहे हैं जो शायद मैंने अभी कंप्लीट करनी है, लेकिन यहाँ तक मैं ये अब अज्यूम कर रहा हूँ कि जो जो मैंने मीनिंग आपको बताए हैं, फॉर एग्जांपल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, फिर करंट ईयर के एंगल से सबसे पहले हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे रिमेनिंग काम किया होगा। हो सकता है कुछ कोड्स हमने और स्टार्ट करके कंप्लीट भी करनी हो, उनकी 100% कॉस्ट हमारे ही पीरियड में आएगी। और ये भी पॉसिबल है कि पीरियड के एंड पे कुछ फर्दर हमने ऐसी गुड्स बनानी तो शुरू कर दी हो जो कंप्लीट ना हुई हो, जिन्होंने नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट होना है। तो जितना काम हमने कर लिया होगा उस परसेंटेज के हिसाब से जो कॉस्ट है वो भी हमारे पीरियड में इंकर हो गई होगी। ये जो मैंने बातें बोली हैं आई होप कि यहाँ तक ये क्लियर हो गई हैं। तो ठीक है, अगर क्लियर है तो ओके है, आप लोग नोट भी कर लें। अगर कोई मीनवाइल किसी का क्वेश्चन कोई और चीज़ जहन में आती है तो ज़रूर तो प्लीज़ इन्वॉल्व रहें। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बेटा उसमें तो ये जो 10,30,000 की हमने एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की है, इसमें तो हमने सिंपली ये देखा ना कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ इस साल, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ इस साल, लेबर कॉस्ट कितनी आई इस साल, हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का कितना खर्चा हुआ उसको हमने टोटल कर लिया। तो इस साल के एंगल से था। नेक्स्ट फिर ये हमने सोचने की कोशिश की है कि इस साल ये जो खर्चा हुआ है ये किन गुड्स पे हुआ होगा। तो ज़रा सोचा तो शायद पता चला कि सबसे पहले उन गुड्स पे हुआ होगा जो पिछले पीरियड से बनना शुरू हुई थी, और ताकि हम उन्हें कंप्लीट कर सकें। फिर यकीनन ये कॉस्ट उन गुड्स पे भी इंकर हुई होगी जिन्हें हमने इसी पीरियड में बनाना शुरू किया होगा, और इसी पीरियड में हो सकता है वो कंप्लीट भी हो गई हो, तो उनकी तो 100% कॉस्ट हमारे पीरियड में आ गई होगी। लेकिन वंस अगेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ गुड्स जो हैं वो हमने बनानी तो शुरू कर दी हो, कुछ कॉस्ट तो इंकर हो गई हो, लेकिन वो 100% कॉस्ट अभी इंकर ना हुई हो, देयरफॉर वो वर्क इन प्रोसेस है, वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, पीरियड एंड हो गया है, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फिर उन पे रिमेनिंग काम होगा तो वो कंप्लीट होंगी। जी अगर लिख लेंगे तो काइंडली ज़रा रिस्पॉन्ड भी करना। जी अब कोई रह तो नहीं गया? अगर कोई बस रह गया तो वो काइंडली बता दे। चलें बेटा, लेट्स ट्राई टू कंप्लीट। अब करना जो है वो मैं आपको आइडिया दूंगा, आपकी पार्टिसिपेशन ज़रा रिक्वायर्ड है। आप ही मुझे बताइएगा कंप्लीट कैसे करूँ।
सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि हमारी स्टेटमेंट का नाम क्या है। स्टेटमेंट का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। मतलब इस स्टेटमेंट हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे पीरियड में गुड्स बनी हैं उन पे कॉस्ट कितनी आई है। गुड्स बनी हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। हमने कौन सी गुड्स बनानी है, फिनिश गुड्स की बात हो रही है। तो हमारे पीरियड में जो फिनिश गुड्स बनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो चीज़ें बन गई हैं, मीन जो फिनिश गुड्स बन गई हैं, उनकी कॉस्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब वर्क इन प्रोसेस फिर कैसे एडजस्ट होगा। देखिए ये जो 10,30,000 है, अब यहाँ फुल कंसंट्रेट जो जो चाहिए था हमने, आपने लिख भी लिया हुआ है, सुन भी लिया हुआ है, सोच भी लिया हुआ है। तो एक फाइनल जरा स्टेप, ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स थी, ये यकीनन पिछले पीरियड में अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले हमने इन्हीं गुड्स को रिमेनिंग कॉस्ट इंकर करके कंप्लीट किया होगा। इट मीन्स 10,30,000 में इन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स की रिमेनिंग कॉस्ट तो आ रही है, लेकिन अगर मैंने इन गुड्स की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो फिर मैं इस 10,30,000 में जो रिमेनिंग कॉस्ट आ रही होगी उसमें ये 25,000 ऐड कर दूंगा। मीन्स टू से ये 25,000 तो 35% कॉस्ट ऑलरेडी इंकर हुई भी थी, और हमारी जो ऊपर 10,30,000 की कॉस्ट है उसमें रिमेनिंग कॉस्ट भी आ गई है। हमारे पीरियड में अब ये गुड्स वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई होंगी, तो अब इनकी टोटल कॉस्ट अगर मैंने मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो ये 25,000 फिर 10,30,000 में ऐड कर दूंगा। बात कुछ मेरी समझ आ रही है, ये क्यों ऐड कर दूंगा। क्या ये गुड्स हमारे पीरियड में कंप्लीट हुई होंगी? जी, सबसे पहले हमने इन्हीं कंप्लीट किया होगा। 10,30,000 में 100% कॉस्ट इनकी नहीं आ रही, रिमेनिंग तो आ रही है, लेकिन जो ऑलरेडी पिछले पीरियड में इंकर हुई थी अगर वो भी मैं प्लस कर लूँ तो इन गुड्स की भी 100% कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन इन दिस प्लस प्लीज? जी प्लीज, ये मैं चाहूंगा जरा बात जरा नहीं है, जरा फाइनली अब क्लियर हो गया कि नहीं। जी बेटा, बात मैं ये कर रहा हूँ, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे पिछले पीरियड तक 25,000 मीन्स 35% कॉस्ट इंकर हो गई थी। रिमेनिंग कॉस्ट हमने, जी मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ दोबारा दो। रिमेनिंग कॉस्ट हमने इस पीरियड में इंकर की होगी, ये जिस तरह अभी 65% वाली सपोज बात हो रही है, अगर 35% काम हुआ था। हम अब ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पीरियड में गुड्स बनी हैं उनको बनाने में कॉस्ट कितनी आई है। तो उनको बनाने में अगर हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के एंगल से देखें तो रिमेनिंग कॉस्ट तो हमने इकट्ठी कर ली है, रिमेनिंग तो हमारी इस 10,30,000 में आ गई होगी, लेकिन 35% तो कॉस्ट ऑलरेडी भी इंकर हुई थी। तो अब अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से जो हमारी गुड्स कंप्लीट हुई हैं इस पीरियड में, उसकी अगर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो तो जो कॉस्ट पिछले पीरियड में आ गई थी उसको मुझे प्लस कर देना चाहिए इस रिमेनिंग कॉस्ट में। बात कुछ क्लियर है प्लीज? जी, जिनके क्वेश्चन है प्लीज। जी, जिन लोगों ने मुझे रिपीट करने को कहा, थोड़ा सा जरा और अगर सोचें तो इस एंगल से भी जरा सोचें। अब ये जो 35,000 कॉस्ट इंकर हुई है ये हुई इसी पीरियड में है, लेकिन अब आप मुझे बता सकते हैं, मैं आइडिया देता हूं आपको, क्या ये 35,000 कॉस्ट इंकर इसी पीरियड में हुई? यस। लेकिन इसे किस पीरियड की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आना चाहिए? नेक्स्ट पीरियड की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट पीरियड में अब कंप्लीट होगी। रिमेनिंग कॉस्ट इनकी इसमें आ जाएगी जो नेक्स्ट पीरियड की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी, उसमें भी 35,000 ऐड करेंगे जब ये कंप्लीट होगी, तो फिर उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स के एंगल से बननी चाहिए नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, विच मीन्स 25,000 इंकर तो पिछले पीरियड में हुआ था लेकिन उससे गुड्स कंप्लीट नहीं हुई थी, उसको जो रिमेनिंग कॉस्ट इंकर हुई हमने हमारी इस पीरियड में उसमें जब प्लस कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी गुड्स की। ठीक है, आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी प्लीज? अगर किसी की है तो मुझे पहले रिस्पॉन्ड कर दें, अगर किसी की है तो, अगर क्लियर है तो ठीक है। 25,000 जो मैंने ऐड की है, अब फिर लास्ट स्टेप जो है इसमें इस स्टेटमेंट में वो फिर आप करवाएं जरा।
35,000 का भी मैंने अभी आइडिया दिया है। मैं अगर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि इस पीरियड में जो गुड्स बनी हैं उनकी कॉस्ट क्या है, तो क्या वो कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इस पीरियड में जो गुड्स बनी हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए इस 35,000 को ऐड करूं या लेस करूं? जी प्लीज। ये इसका ज़रा आंसर मुझे सबसे इसलिए चाहिए क्योंकि शायद अगर ये आंसर आप सही दे रहे हैं तो इसका मतलब फिर ये होगा कि शायद सारी बात आपको ओपनिंग वाली भी समझ आ गई थी और क्लोजिंग वाली भी समझ आ गई। जी प्लीज़, सबका ज़रा आंसर चाहिए मुझे। प्लीज़ प्लीज़ पार्टिसिपेट, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं कह रहा मैं। जी तकरीबन सबका आंसर जिन लोगों ने दिया है वो सब ने सही कहा है, बस सिर्फ एक आंसर ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। बेटा ऐड करेंगे, वो भी मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं क्यों करेंगे, ज़रा दोबारा सोच लें आप। देखिए ये जो 35,000 है, ज़रा नीचे पॉइंट नंबर 3 पढ़ें। क्या ये ऑलरेडी इस 10,30,000 में है? ऑलरेडी है। लेकिन क्या 35,000 की इस कॉस्ट से ये गुड्स कंप्लीट हो गई हैं? नहीं, ये तो अभी जस्ट 45% बनी है। हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जो गुड्स कंप्लीट हुई हैं उनकी कॉस्ट क्या है ये, तो इसे इसलिए माइनस कर देंगे, इसे फिलहाल इस साल इसलिए माइनस कर देंगे क्योंकि ये कॉस्ट इंकर तो हुई है लेकिन इसमें से इस ये जो कॉस्ट इंकर तो हो गई है 35,000 इस साल, लेकिन इस कॉस्ट इंकर होने से अभी ये गुड्स कंप्लीट नहीं हुई हैं। इसको किस साल ऐड होना चाहिए? उस साल नेक्स्ट ईयर इसे ऐड होना चाहिए उस रिमेनिंग कॉस्ट में। जब ये गुड्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट बनना चाहिए। ये 35,000 इंकर्ड इसी साल हुआ है, इंकर इसी साल हुआ है, लेकिन इसके इंकर होने से गुड्स कंप्लीट नहीं हुई। हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो कितनी कॉस्ट है जिससे हमारी गुड्स कंप्लीट हुई हैं, जो गुड्स बन गई हैं उसका खर्चा कितना है। ऑब्वियसली कॉस्ट इंकर हुई है लेकिन इस कॉस्ट से भी गुड्स कंप्लीट नहीं हुई, देयरफॉर हम इसे इस साल माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर जब ये गुड्स कंप्लीट होंगी उस वक्त हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड करके फिर नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से शामिल कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब लोगों का तो आंसर सही था, लेस सब ने कहा था। जिन्होंने ऐड कहा था आपको बात बेटा समझ आ गई कि ऐड क्यों नहीं करना चाहिए, लेस क्यों करना चाहिए? जी जिनके ज़रा ऐड थे वो काइंडली कर बता दें। प्लीज़ वेटिंग फ्रॉम साइड, अगर नहीं अभी भी क्लियर नहीं होता वो भी बता दें। जी और तो बेटा फिर किसी की कन्फ्यूजन नहीं है कि जी बेटा बात बिल्कुल अच्छा बात आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, ज़रा मैं उसका थोड़ा सा एक और एंगल से सबको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कॉस्ट एक है कॉस्ट इंकर हो जाना, लेकिन क्या उस कॉस्ट के इंकर होने से गुड्स कंप्लीट हुई? अगर तो गुड्स कंप्लीट हो गई फिर तो उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में आना चाहिए। हम इस स्टेटमेंट का हमारा मकसद ये था कि हम इस स्टेटमेंट में ज़रा ये चेक कर लें कि हमारे बिजनेस ने जो इस साल चीज़ें बना ली हैं उनकी कॉस्ट क्या है। तो ये कॉस्ट इंकर हुई है लेकिन इसके इंकर होने से भी ये गुड्स कंप्लीट नहीं हुई हैं। इस कॉस्ट को उस साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड होना चाहिए जिस साल ये गुड्स कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए ना, जिससे मैंने 25,000 ऐड किया है, ये 25,000 लास्ट ईयर लेस हुआ होगा। लास्ट ईयर लेस क्यों होगा? क्योंकि ये कॉस्ट तो इंकर हुई लेकिन इसके इंकर होने से गुड्स कंप्लीट नहीं हुई, गुड्स मैन्युफैक्चर कंप्लीटली नहीं हुई। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो फिनिश गुड्स बनी हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। तो वो जो 25,000 पिछले साल का था वो हमने करंट ईयर में ऐड कर लिया। इसी तरह ये जो 35,000 इस पीरियड में इंकर हुआ है, ये इंकर हुआ है लेकिन इसके इंकर होने से भी गुड्स कंप्लीट नहीं हुई, तो हम इसे उस साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड करेंगे जिस साल ये गुड्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप कि अब सब क्लियर हो गया है। जी अब कोई रह तो नहीं गया जिसका कोई कोई क्वेश्चन हो, जिसकी कोई कन्फ्यूजन हो? चले फिर कैलकुलेटर पकड़ें, एक मुझे फाइनल आंसर बता दें। 10,30,000 प्लस 25,000 माइनस 35,000, फिगर इजी सी ही है, क्या बन जाएगी कोई अगर आप में से बता दें? प्लस 25 माइनस 35, 10,20,000। जी थैंक यू।
तो व्हाट इज 10,20,000? थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। 10,20,000 इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक फॉर्मेट था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का। डिस्कशन करते हुए यकीनन टाइम लगा है, लेकिन अगर इसे शॉर्ट वर्ड में मैं शॉर्ट सी एक रिवीन आपके सामने करूं तो आप ज़रा अपना फॉर्मेट देखें। सबसे पहले एक हेडिंग होती है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन की जाती है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है, उसमें फिर डायरेक्ट लेबर ऐड हो जाती है। डायरेक्ट लेबर को ऐड कर लिया जाए प्राइम कॉस्ट में, सॉरी रॉ मटेरियल कंज्यूम में, तो प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन हो जाती है। प्राइम कॉस्ट में फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए जाएँ तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। उसमें फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड हो जाता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस हो जाता है, और फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे सामने आ जाती है। इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज अभी टाइम नहीं है। लेकिन आई होप कि यहाँ तक जो फॉर्मेट हमने बनाया वो सबको क्लियर हो गया है। जो रिमेनिंग अभी 5-7 मिनट है उसमें हम ज़रा छोटा सा काम और कंप्लीट कर लें। सबका फॉर्मेट बन गया प्लीज़? कोई लिख तो नहीं रहा था? अगर कोई लिख रहा था बस बता दें, वरना ठीक है। चलें इस तरह करें, नेक्स्ट ज़रा एक हेडिंग लिखें। टाइम है 5 मिनट, मेरा ख्याल वेस्ट ना करें, उसमें एक छोटा सा काम कंप्लीट करें। हेडिंग लिखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब मैं बात ये करने लगा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई जाए ताकि पता चले प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो उसमें कोई चेंज तो नहीं है ट्रेडिंग बिजनेस के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको पता है। तो मैं आइडिया ये देना है कि उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कोई डिसिमिलरिटी तो नहीं है, वो बस मैंने बतानी है। वैसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसमें क्या आना चाहिए? इनकम्स और एक्सपेंसेस आना चाहिए, तो सब कुछ सेम है। शायद जस्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज बदल जाएंगी, क्यों वो तो मैं बता दूँ। अगर नहीं हेडिंग लिखी है तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर एक दफ़ा चाहे लिख लीजिएगा। आज पहले बात समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा जस्ट लाइक ट्रेडिंग बिजनेस सेल आनी है, लेकिन किसकी सेल? रॉ मटेरियल नहीं बेचना हमने, फिनिश गुड्स नहीं बेच सॉरी फिनिश गुड्स बेचनी है हमने। वर्क इन प्रोसेस ने तो कंप्लीट होना है, तो सेल आनी है किसकी? लेकिन फिनिश गुड्स की। ऑब्वियसली फिर इसमें से लेस होना है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन होनी है। अब कॉस्ट ऑफ सेल मैंने मीनिंग क्या बताया था? सेल और कॉस्ट ऑफ सेल, सेल का मतलब जो चीज़ें जो फिनिश गुड्स बेची जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से बात कर रहा हूँ, जो फिनिश गुड्स बेची जा रही है उनकी सेल वैल्यू। और कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब जब फिनिश गुड्स बेची जा रही है उनकी कॉस्ट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें? आप वही ट्रेडिंग बिजनेस जरा जहन में लाए। मैं ज़रा सेपरेट एक वर्किंग कर रहा हूँ, जस्ट एक नोट बना रहा हूँ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, लेकिन किसका? फिनिश गुड्स का। अब फिनिश गुड्स की कॉस्ट ऑफ सेल आनी है। अब फिगर्स मैं यहाँ ज्यूम नहीं कर रहा, बस जो भी फिगर्स हैं प्लस। अब जरा ट्रेडिंग बिजनेस से मिलाएं। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? हम चीज़ें खरीद के बेच रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम परचेज करके नहीं बेच रहे, हम मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं। तो पहला चेंज, परचेजेस की जगह यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्ड आए। ये चीज़ें अब हमने खरीदी नहीं होंगी, ये चीज़ें हमने बनाई हैं, और चीज़ें बनाने पे हमारे जो खर्चा है उसको ही एक्यूमुलेट करने के लिए हमने स्टेटमेंट बनाई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अब हमने कहाँ से ढूंढा करनी है? हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ा करेगी क्वेश्चंस में। उस स्टेटमेंट से फिर हमें आंसर मिला करेगा। अब वर्किंग हम कर चुके हैं, उसको रिलेट करने के लिए वहाँ से फिर 10,20,000। इन अदर वर्ड्स, अगर कभी हम किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें हमें फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट चाहिए होगी, और उसको कैलकुलेट करने के फिर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना पड़ा करेगा। बात मेरी क्लियर हो गई है? ट्रेडिंग बिजनेस में परचेजेस सेल हो रही हैं, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सेल किया जा रहा है। तो लिखने की टेंशन ना ले, अगर आज नहीं भी लिख सकेंगे तो कोई नहीं, कल लिख लीजिएगा। जितनी बात हो जाए उतना समझ लीजिएगा। क्लियर है? और डेफिनेटली बेटा फिर यहाँ पे कोई एज सच कैरेज इनवर्ड्स ऐड होने वाली भी बहस नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, और रॉ मटेरियल की परचेज में फिर कैरेज इंकर होगा। ये तो गुड्स फिनिश गुड्स जो हैं ये आप खुद बना रहे होंगे। ठीक है जी, क्लियर है? एनी कन्फ्यूजन? बाकी सब कुछ वही है, फिर क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स आ जाएंगी।
जो भी फिगर होगी, अब मैं फिगर्स सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ 10,20,000 दिखाना था कि कहाँ आ रहा है। जो भी यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी वो फिर सेल में से लेस हो जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर है तो वो भी पूछ लें। बाकी जो थोड़ा सा एंड में रह गया, क्योंकि उसके बाद डिफरेंस कोई नहीं है, तो वो अगर आज टाइम ना भी मिला तो आप कल लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ तक जितना हो गया ये ज़रा नोट ही कर लें, और अगर मीन वाइल कोई कन्फ्यूजन भी है तो वो भी डिस्कस कर लें। कोई अगर कन्फ्यूजन है वो डिस्कस कर लें, और बाकी भी सब लोग नोट कर लें। बस मेरा ख्याल है फिर अब बाकी बात चलें यहाँ से ऑनवर्ड फिर नेक्स्ट कल ही कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर किसी की है तो वो प्लीज़। तो बट इज़ द ओनली डिफरेंस शायद कि सेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स की कैलकुलेट होनी है, कॉस्ट ऑफ सेल भी फिनिश गुड्स की ही कैलकुलेट होनी है, और उसका जो फार्मूला है वो वही है, सिवाय इसके के परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्ड आ गया। हम चीज़ें ख़रीद के बेच रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस में, और बना के बेचते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। जी बेटा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी की? जी बेटा, अब नोट हो गया सबका? बाकी डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वही चीज़ें आएंगी, वो फिर मैं, अब इस वक्त टाइम ख़त्म हो रहा है तो कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये फॉर्मेट कल कंप्लीट कर लेंगे, कल इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन भी करेंगे। ये इनके साथ ये नोट्स का पीडीएफ शेयर हो गया। अच्छा, बाकी बुक्स वगैरह की टेंशन ना लें, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इस वीक में बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, तो वो भी आप तक कैसे पहुंचेंगी उसका भी इंशाल्लाह कुछ सोचते हैं। अभी इनिशियली कोई होमवर्क्स वगैरह भी नहीं है कुछ दिन, तो बस अपने आप को ज़रा जहनी तौर पे आप पढ़ाई की तरफ अपने आप को जहनी तौर पे कन्विंस करने की पढ़ाई स्टार्ट हो गई हुई है। ठीक है, तो बेसिक्स ये सारी चीज़ें छोटी छोटी अगर सही समझ आई हो तो इंशाल्लाह आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जिस तरह माशाल्लाह आपने आज टाइम पे ज्वाइन किया, आई होप के रेगुलरिटी इसी तरह इंश्योर करेंगे आप। ठीक है, फिर चलें, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है।